प्रदेश मंत्रिमंडल ने हरियाणा के विजन 2047 को साकार करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने को दी मंजूरी। राज्य में 1 अगस्त से लागू होगी एकीकृत पेंशन योजना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने की तैयारी हुई पूरी। इस साल महिलाओं के खातों में डाली जाएगी 2100 रुपए की राशि। साल में 2 बार आयोजित होंगी सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को प्रदर्शन में सुधार के लिए दिया गया विकल्प। और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा, भारतीय भाषाएं बनेंगी भारत को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम। केंद्र और राज्यों के प्रशासन में बढ़ेगा भारतीय भाषाओं का उपयोग। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा करने को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त भूमि खरीद नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों और सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को भी मंजूरी मिली है। जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। और भूमि जो ई भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। जो भूमि खरीद नीति है, बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को भी मंजूरी दी। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को भविष्य के लिए समर्थ बनाना है। उन्होंने कहा कि यह विभाग हरियाणा की विजन 2047 की नीति के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों और नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने का फैसला लिया है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। इसके तहत 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को भविष्य समर्थ बनाना है, जिसका जिक्र मैंने अपने बजट भाषण में भी किया था। यह विभाग हरियाणा की विजन 2047 नीति के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पहलों और समेकित नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसमें मृतक कर्मचारी के परिवार को 2 साल की आवास सुविधा सुनिश्चित की गई और 2 साल की अवधि के लिए आवास भत्ता भी मिलेगा। ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे। अब सरकारी विभागों और बोर्डों, निगमों में कार्यरत महिला नियमित कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर साल में 20 के स्थान पर
आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। प्रदेश कैबिनेट में 8 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। योजना के तहत इस साल महिलाओं के खातों में 2100 रुपये की राशि जमा करवाई जाएगी। वे कल शाम को कुरुक्षेत्र जिले के कुछ गांव में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले 5 माह में 28 संकल्पों को पूरा किया है और 90 संकल्पों का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि जल्दी प्रदेश सरकार 7,500 पदों पर युवाओं के लिए नौकरी का परिणाम घोषित करेगी और सभी विभागों में खाली पदों का विज्ञापन जारी करके युवाओं को नौकरी देने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में युवाओं को बिना खर्चे, बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी है और आगे भी इसी नीति से युवाओं को नौकरी दी जाती रहेगी। मुख्यमंत्री ने गांव की मांगों को सुनते हुए बर्ण, बहलोलपुर, चालखेड़ी गांव में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पिहोवा से यमुनानगर तक 4 लेनिंग की परियोजना को जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा और गांव बहलोलपुर में 65 लाख रुपए की राशि से विकास के काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वे लाडवा विधानसभा की जनता के कारण विधायक बने और आज मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वे कल कुरुक्षेत्र के गांव किशनपुरा के सामुदायिक केंद्र और गिरदारपुर के गुरुद्वारा में ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लाडवा के हर नागरिक को अपने परिवार का सदस्य बताते हुए जनता की समस्याओं को सुनकर तुरंत उनका समाधान करने को कहा। उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीने से लाडवा विधानसभा में 110 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में एक ऐसे अस्पताल का निर्माण किया जाएगा जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि प्रदेश की जनता को सभी प्रकार का इलाज मिल सके। 15 अगस्त को इन अस्पतालों का उद्घाटन किया जाएगा। अस्पतालों के अंदर एक कमेटी का गठन होगा जो मरीज को रेफर करने का काम करेगी। सरकार प्रदेश में मिशन मोड पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने गांव किशनपुरा की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए अलग से देने का भी ऐलान किया। तो वो कमेटी उसको चाहे पीजीआई रेफर करे या कहीं और रेफर करे अच्छे हॉस्पिटल में, तो वो कमेटी रेफर करेगी ताकि उसका अच्छे से आगे भी इलाज हो, उसको दिक्कत ना आए। ये सुविधाएं हमारी सरकार निरंतर इसके ऊपर काम कर रही है। चाहे किसानों के हित की बात हो, किसानों के मुआवजे की बात हो, चाहे भावांतर भरपाई के मुआवजे की बात हो, चाहे उनके एमएसपी की बात हो, लगातार हम एक गति से काम कर रहे हैं। और भी गरीब के हित के अंदर उनके आवास बनाने की बात हो, चाहे नई सड़क की बात हो और चाहे स्कूल के अपग्रेडेशन की बात हो, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब सिस्टम बनाया है, उसकी तैयारी हमने कर ली है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक सरकारी हॉस्पिटल उन सुविधाओं से सुसज्जित होगा कि हर बीमारी का व्यक्ति को आएगी तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उसका निःशुल्क इलाज होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक बड़ा बदलाव करते हुए अगले साल से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करने का फैसला लिया है। बोर्ड पहले चरण की परीक्षा फरवरी माह में आयोजित करेगा, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा मई में होगी। पहले चरण की परीक्षा को अनिवार्य बनाया गया है और दूसरा चरण वैकल्पिक रहेगा। सीबीएसई की ओर से बताया गया है कि पहली परीक्षा मुख्य है, छात्र दूसरी परीक्षा सुधार के लिए दे सकते हैं। यह व्यवस्था खासतौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो पहली बार में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होते। कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थी कुछ महीनों के भीतर ही दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। जिन जगहों पर ज्यादा ठंड के कारण फरवरी में स्कूल बंद रहते हैं, वहां 10वीं कक्षा के छात्रों को किसी भी चरण में उपस्थित होने का विकल्प मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं की उच्च अपेक्षा वाले पहलू को खत्म करने के लिए सभी छात्रों को 2 मौकों पर
परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। नई परीक्षा प्रणाली से छात्रों पर बोझ कम होगा और तनाव मुक्त जीवन को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से चीन में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैठक में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने दोषियों को न्याय के दायरे में लाने की अपील करते हुए भारत के आतंकवाद विरोधी रुख पर जोर दिया। भारत की तरफ से राजनाथ सिंह का साफ कहना है कि यह संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत स्टैंड को नहीं दिखाता। ऐसा लगता है कि पहलगाम को इस बयान से बाहर करना पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है, क्योंकि उसका सहयोगी चीन अभी संगठन का अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि इसमें न सिर्फ पहलगाम हमले का कोई जिक्र है, बल्कि उसकी जगह डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया है और भारत पर वहां बिना नाम लिए अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा, आतंकवाद के प्रति भारत का जीरो टॉलरेंस उसके कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित हुआ। इसमें आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने का अधिकार भी शामिल है। भारत ने दिखाया है कि अब आतंकवाद के केंद्र सुरक्षित नहीं हैं। हम उन्हें निशाना बनाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। Threats do not respect national boundaries and they demand a unified response rooted in transparency, mutual trust and collaboration. India reaffirms its resolve to fight terrorism in all its forms and manifestations. On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय भाषाएं भारत को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम बनेंगी और आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के प्रशासन में भारतीय भाषाओं का उपयोग और भी बढ़ेगा। वे आज दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे इसके लिए राज्यों से संपर्क करेंगे और उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें किसी भी भाषा, विदेशी भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन आग्रह अपनी भाषा के सम्मान और उपयोग का होना चाहिए। जब तक हम अपनी भाषा में सोचेंगे और गर्व से बोलेंगे नहीं, तब तक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति संभव नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकारी प्रशासन आम नागरिकों की भाषा में हो, यह लोकतंत्र और आत्मसम्मान दोनों के लिए जरूरी है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत की आज़ादी की शताब्दी तक देश के आत्म गौरव से जुड़े हर प्रयास में राजभाषा विभाग का योगदान स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए। और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल है कि देश का प्रशासन देश के लोगों की भाषा में होना चाहिए। और एक प्रकार से भारत के आत्मसम्मान को जागरूक करने के लिए भी भारतीय भाषाओं का उपयोग प्रशासन में हो, ये बहुत जरूरी था। क्योंकि कोई भी देश अपनी भाषा छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और जीवन के संस्कार, समाज जीवन के संस्कार, उसको चिरंजीव नहीं रख सकता। भिवानी में 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती प्रदेश स्तर पर धूमधाम से मनाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वे कल शाम कैथल में समाज के लोगों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार भिवानी के शहीद भगत सिंह चौक के पास स्थित मेला ग्राउंड में महाराजा दक्ष की जयंती मनाई जाएगी। प्रदेश भर से हजारों लोग कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।
उन्होंने कैथल से ज़्यादा तादाद में लोगों को इसमें हिस्सा लेने का आह्वान किया। प्रदेश सरकार संत महापुरुष सम्मान विचार एवं प्रसार योजना के तहत महापुरुषों और संतों की जयंती मना रही है। उन्होंने कहा कि संत महापुरुष किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, बल्कि सर्व समाज के लिए होते हैं। पहले की सरकारों में केवल और केवल अपने परिवार के लोगों को का ही जन्मदिन या मनाया जाता था अपने पार्टी के हिसाब से, बाकी तो और लोगों का नहीं मनाया जाता था। लेकिन हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, पिछली बार जो दक्ष जयंती हिसार के अंदर मनाई थी और बहुत बड़ी संख्या में वहां पे पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग आए थे। आपके यहाँ से भी काफी संख्या के अंदर वहां गए। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, इस बार भिवानी के अंदर है तो जो हिसार में हुई उससे भी बड़ा स्थान हमने लिया है, काफी बड़ा स्थान, और वहीं पे मेरा ग्राउंड है, उसके अंदर ही बसें भी सीधे उसके अंदर ही चली जाएगी, कोई दूर भी नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आपसे गुजारिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जो है यहाँ से जा करके और अपने गुरु जी को जहां हम याद करेंगे, आदरणीय नायब सैनी जी का भी हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने सरकारी स्तर पे हमें मिला करके हमें सम्मान देने का काम जो है किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने के अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला दिन बताया। राज्यपाल ने आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के व्यापक हनन को भी रेखांकित किया। उन्होंने राजनीतिक दमन की चर्चा करते हुए कहा कि मीसा और DIR जैसे निवारक विरोध कानूनों के तहत 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। असहमति की सभी आवाजों को चुप करा दिया गया था। वे उस समय आंध्र प्रदेश में RSS प्रचारक थे। आपातकाल का विरोध करने के अपने अनुभवों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें भी मीसा के तहत हैदराबाद के चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने बताया कि जेल में हमारी एकता, लोकतंत्र को बहाल करने की साझी प्रतिबद्धता से आई। 1977 के चुनाव परिणामों से उपजी आशावादिता उन्हें आज भी प्रेरित करती है। राज्यपाल ने कहा कि आपातकाल ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया और वे राजनीति, लोकतंत्र और सार्वजनिक सेवा के बारे में एक नए दृष्टिकोण के साथ जेल से बाहर आए थे। उन्होंने युवाओं से सतर्क रहने और राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की दृढ़ता के कारण हमारा लोकतंत्र कठिन परीक्षाओं से गुजरा है। हमें उनके बलिदानों को कभी भूलना नहीं चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा अध्याय कभी दोहराया ना जाए। आपातकाल की 50वीं बरसी पर कल फरीदाबाद में संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोगों से अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि आपातकाल के दौरान कैसे अत्याचार हुए। उन्होंने कहा कि देश आपातकाल में कांग्रेस द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार को कभी भूल नहीं पाएगा। देश कांग्रेस के इस दमनकारी फैसले को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। यह दिन हमें यह भी स्मरण कराता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि कांग्रेस और सत्ता के मध्य में चूर एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। उन्होंने समस्त लोकतंत्र सेनानियों को नमन भी किया, जिन्होंने संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। 24 जून को उनके अंदर के जो सूत्र हैं बताते हैं उन्होंने फाइनल कर लिया कि देश में एमरजेंसी लगाएंगे, लिस्टें बना दी गई, इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे और उसको सिरे कैसे चढ़ाना उसका एक एक करके सूत्र बनाना शुरू कर दिया। और 25 जून को एमरजेंसी लगाने का जब मसौदा तैयार कर लिया तो मंत्रिमंडल को सिर्फ 1 घंटे पहले बुलाया, सिर्फ 1 घंटा पहले सूचना दे कि बुलाओ, मसौदा तैयार है, आता है साइन करो कि एमरजेंसी लगानी है। इस देश को खतरा हो गया, आंतरिक शांति भंग हो रही है। अब सत्ता के लालच तो मंत्री को भी राही होगा, फटाफट साइन रात को आदेश कर दे। आगे की बात जैसे संजय जी ने बताया, किसी को मालूम नहीं था क्या होने वाला है।
और जो सूची थी उसके आधार पर लोगों के घरों में छापे मारना, पकड़े जाना, जिनको थोड़ा आभास हो गया। और सामाजिक संस्थाओं के लोग खास करके जो लोकतंत्र की रक्षा कर सकते थे, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा नाम। उधर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा यमुनानगर में आपातकाल पर आयोजित एक संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। लोगों को आज़ादी छीनकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। महीनों तक बिना किसी वजह से लोगों को जेल में रखा गया। इसे भुलाया नहीं जा सकता। जनता ने कांग्रेस को आपातकाल की सजा दी। अब वे ही लोग भारत की छवि को दुनिया में धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को पीड़ाएं, यातनाएं, इस प्रकार के क्रूर अत्याचारों में किसी को 19 महीने, किसी को 2 साल, इस तरह से जेल में चक्की पीसने को मजबूर किया। जिस आपातकाल में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस, उस पर भी जिस तरह की पाबंदियां लगाना और उस संस्था के लोगों पर मुकदमे दर्ज करके जेल के अंदर डालना, जैसा हम चाहें वैसा लिखो, इस प्रकार की बुरी सोच के साथ जो 25 जून 1975 से लगातार होता रहा, वो कभी दोबारा मुड़कर इस देश में ना आए, ऐसी व्यवस्था कभी ना बने। तो इसके लिए एक अवेयरनेस, एक जन जागरण का कार्यक्रम भी आज है। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने आपातकाल को स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला दिन बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर संविधान की हत्या कर दी गई थी। वे कल जींद में आयोजित संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपातकाल के लिए कांग्रेस ने आंतरिक संकट का हवाला दिया गया, जबकि यह उनकी सत्ता में बने रहने की महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल केवल एक संवैधानिक संकट नहीं था, वह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया पर हमला था जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, समानता और न्याय का अधिकार होती है। अनेक लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। यह दिवस उन्हें श्रद्धांजलि देता है। आपातकाल एक तरह से तानाशाही का दौर था। कांग्रेस अपने किए के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। संविधान दिवस न कहकर काला दिवस कहूंगा। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय में अत्याचार किया, जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय हिटलरशाही की, उस सब चीजों को उनको छोड़कर आज उनके पोते पोतियों को, उनके परिवार को अपने पूर्वजों की हुई गलती की माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश से अगर माफी मांगे तो देश उन्हें कहीं ना कहीं, और परमात्मा, क्योंकि आप गलती करते हैं और उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके किए हुए पापों का कहीं ना कहीं निवारण हो जाता है। उन्हें देश कहीं ना कहीं माफ कर देगा, वरना लंबे समय तक उनको देश माफ नहीं करेगा। आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि किस प्रकार, कितनी सीटों के मालिक होने के बाद आज किन हालातों में। आपातकाल का दंश झेलने वाले जींद के नागरिकों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार उन्होंने उस वक्त की सत्तारूढ़ सरकार की ज्यादतियों को झेला और अत्याचारों को सहते हुए समय को काटा। में चुनाव हारने के बाद जब उसने देखा कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो उसने रात इमरजेंसी लगा दी और देश में जितने भी विपक्षी नेता थे, कार्यकर्ता थे, सबको जेल में डाल दिया। जिनसे तो 3-4 आदमी थे। रात तारा सिंह जो अंदर भी रहे, पुरुषोत्तम लगवाने वाला, और जिनसे मैं हूँ। इमरजेंसी में बड़े बड़े जितने जयप्रकाश नारायण हुआ, ये सबसे बड़ा नेता था, अटल बिहारी वाजपेयी, सबको अंदर जेलों में डाल दिया। पत्रकारों को कोई आज़ादी नहीं थी। पत्रकारों को जो भी लिखता था उसको अंदर डाल दिया। तो एक एक ऑफिसर बैठा दिए कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीज़ ना लिखे। सारे पत्रकारों को भी काफ़ी को अंदर डाला।
उसके बाद चमचे रह गए उसके साथ। चमचे तो ये कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो 21 महीने 20 महीने पता नहीं कितने लीडरों को कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण की तो किडनी भी खराब हो गई थी, क्योंकि उसका सही ट्रीटमेंट उसको। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो चुके हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में 25 जून 1975 की वह काली रात थी जब देश पर आपातकाल थोपकर नागरिक अधिकारों का हनन किया गया और देश दमन कुचक्र में फंस गया। असंख्य लोग इस दमन के शिकार बने और जुल्म उनकी जिंदगी का हिस्सा बना था। इसी सिलसिले में पेश है आपातकाल पर विशेष रिपोर्ट। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ये आवाज सुनकर लोग स्तब्ध रह गए थे और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बेसब्री से अखबारों का इंतजार करने लगे। लेकिन आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में वो पहला दिन था जब सरकार ने अखबारों को छपने नहीं दिया। विपक्षी नेताओं की धरपकड़ और इमरजेंसी के विरोध में कोई आवाज न उठने पाए, इसलिए रात करीब 1:30 बजे दिल्ली के प्रेस लेन की बिजली काट दी गई। अखबारों के दफ्तर में अंधेरा छा गया। प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें थम गई। प्रेस लेन से थोड़ी ही दूर कनॉट प्लेस में हिंदुस्तान टाइम्स का दफ्तर था। यहाँ की बिजली काटने में भी थोड़ी देरी हुई। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान टाइम्स की कई सारी प्रतियां छप चुकी थी, मगर ये अखबार लोगों के हाथों तक पहुंच पाता उससे पहले ही पुलिस ने छापा मारकर अखबारों को जब्त कर लिया। मगर एक अखबार था जो छपा भी और बंटा भी। यह अखबार था भारतीय जनसंघ का मुखपत्र मदरलैंड। हालांकि यह मदरलैंड का आखिरी अंक साबित हुआ, क्योंकि उसी रात पुलिस ने इसका दफ्तर सील कर दिया। पूरे 2 दिन तक अखबारों के दफ्तरों की बिजली कटी रही। इस बीच सरकार ने समाचार पत्रों को नियंत्रित करने की पूरी तैयारी कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रेस पर सेंसरशिप को देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। गलत खबरें जिससे लोग भड़कें या जिससे गलतफहमी फैले, ऐसी खबरें दे रहे थे। हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। सेंसरशिप का मतलब यही है। सरकार ने समाचार पत्रों को फरमान भेजे और सख्त हिदायत दी कि इनका उल्लंघन ना हो पाए। मतलब साफ था कि अब सिर्फ वही कहा और लिखा जा सकता था जिसकी इजाजत सरकार देगी। इंडियन एक्सप्रेस ने प्रेस की आजादी पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ 28 जून 1975 को छपे अपने एडिशन में संपादकीय की जगह बिल्कुल खाली छोड़ दी। हालात ऐसे थे कि सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया। बिना सेंसर अधिकारी की अनुमति के राजनीतिक खबर नहीं छापे जा सकते थे। आपातकाल के दौरान संजय गांधी के इशारे पर 327 पत्रकार जेल भेज दिए गए। 3800 से ज्यादा अखबार जब्त कर लिए गए। 290 अखबारों के सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, 7 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भी भारत से बाहर निकाल दिया गया। भारतीय प्रेस परिषद भंग कर दी गई और पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती जैसी न्यूज एजेंसियों का विलय कर
एक ही समाचार एजेंसी बनाई गई ताकि पूरे समाचार तंत्र को नियंत्रित किया जा सके। संसद और न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर भी सेंसरशिप लागू थी। सरकारी सेंसरशिप कमेटी समाचार माध्यमों के लिए कंटेंट तय करने लगी। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इन आदेशों को मानने से इनकार किया तो उन्हें कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया। इंद्र कुमार गुजराल एक दिन प्रधानमंत्री निवास पर आए। संजय इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।